एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम क्लास नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल है। तो यहाँ पर वर्क डन हमें निकालना है जब हम 2 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा जिसके बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट का है। तो यहाँ हम लोग देखें तो चार्ज क्यू की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग जनरली पोटेंशियल वी लेते हैं। हमें वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर लिखने का एक तरीका मैंने लिखा है। गिवन में चार्ज को हमने कैपिटल क्यू माना है, उसको गिवन में शो किया है 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस वी माना है 12 वोल्ट। अब हमें वर्क डन निकालना है। हमें पता है पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर W/Q और हमें W निकालना है, उसको LHS में ले लेते हैं। W इज इक्वल टू VQ। V की वैल्यू Q की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका आंसर वोल्ट कूलम तो 1 जूल हो जाएगा, तो 24 जूल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वर्क डन इज 24 जूल। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द सर्किट डायग्राम्स। तो जब भी हम लोग सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं, आगे भी अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग इन्हीं डायग्राम्स में जो सिंबल होते हैं उसी को यूज़ करते हैं। बहुत सारे सिंबल्स हैं, हर सिंबल्स का हम लोग यूज़ अभी नहीं करेंगे, पर समय के साथ अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस फील्ड को तो हमें ये सब सिंबल्स और भी सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर, सर्किट डायग्राम्स आर कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सेल। तो ये हो गया। अब ऐसे कॉम्बिनेशन 1 2 3, यहाँ 3 का कॉम्बिनेशन है, इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अगला है प्लग की और स्विच, है ना, ये ओपन पोजीशन में है। प्लग की और स्विच ये क्लोज पोजीशन में है। वायर जॉइंट, तो ये वायर क्या है, जॉइंट है, ठीक है। और वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, तो एक के ऊपर एक ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहाँ जॉइंट नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर ये आपका प्लस हो गया। तो रेजिस्टेंस, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर हो गया। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर को ए से, वोल्ट मीटर को वी से, प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ, गिव इट्स एक्सप्रेशन। तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे ओम्स लॉ है, उसका एक्सप्रेशन भी हमें देना है। The potential difference V1 across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional। तो जो potential difference हम लोग या V है, सॉरी कौमा था V, तो किसी 2 पॉइंट के बीच में potential difference हमारे पास क्या है, V है, ठीक है। तो the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है आई, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इसे ही हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स आई, या फिर V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी हमारा R होता है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्म हो गया, एक्सप्रेशन हो गया ओम्स लॉ का। नोट में देखते हैं कि R इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, और ये इसे हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये रेजिस्ट करता है, चार्जेस को आसानी से फ्लो होने नहीं देता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा, जिसका कम होगा वो फ्लो होने देगा। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ इज़ इट रिप्रेजेंटेड। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा ओम होता है, इसे हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन 1 ओम। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है, तो जो करंट होगा उसके थ्रू, तो वो करंट 1 एम्पियर होगा। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा V होता है वो IR होता है, तो वहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V/I हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ओम क्या हो जाएगा, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट। मतलब 2 पॉइंट मान लेते हैं A B है, अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तब ये जो AB है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम।
तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। अगला हमारे पास है हाउ इज़ द करंट चेंज्ड व्हेन द रेजिस्टेंस इज डबल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जब ट्रिपल होते हैं, ठीक है, या जब करंट 2 टाइम्स है तो फिर रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू से कितना ज़्यादा होगा, कम होगा, मतलब ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो करंट कैसे चेंज होगा जब रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार वी नो दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है और I हो जाएगा V बाई आर। V को अगर हम लोग कॉन्स्टेंट ले लें तो 1 बाई आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होता है करंट कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होता है उससे करंट फ्लो ज़्यादा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस हमारा डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो करंट हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसे आप I1 I2 R1 R2 करके भी ले सकते हैं। जब हमारा R2 हो जाएगा 2 टाइम्स R1, इसके बाद I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा वो इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस इनिशियल वैल्यू का डबल हो गया तो करंट इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, विच डिवाइस इज ऑफन यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है और किस डिवाइस को हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकता है, और रेजिस्टेंस तो जो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो जनरली हमारा जैसे बल्ब होता है या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है तो उनका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर हमको रेजिस्टेंस वेरी कराना है तो हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है वो रियोस्टेट यूज़ होता है। तो अ कॉम्पोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसे रेगुलेट करेगा करंट को, कम और बढ़ा कैसे सकता है। अगर कांस्टेंट हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हमने देखा कांस्टेंट वोल्टेज के लिए I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर करंट को घटाना बढ़ाना है, रेगुलेट करना है, तो हम लोग को R को हम इनडायरेक्टली R को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो रेगुलेट करता है करंट को। कैसे करता है, तो वो खुद का रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ा देता है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो हमारा डिवाइस होता है रियोस्टेट, वो यूज़ होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। वाई डू करंट डिफर फॉर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। अब जो करंट फ्लो होता है तो वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। जैसे वुड से करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर है, ठीक है, तो कॉपर वायर से बहुत अच्छे से करंट फ्लो होता है। तो ऐसा क्यों? तो certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resist the flow, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ मटेरियल अच्छे से पास करते हैं, कुछ नहीं पास करते हैं, ऐसा क्यों? द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट कंपोनेंट, तो जब हमारे मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसमें जनरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर। सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर आयंस का मूवमेंट होता है। पर जनरली जो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं, जनरली जो केमिस्ट्री में लोग जनरली डील करते हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो कंडक्टर्स वायर्स में देखते हैं, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट के कैरियर। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर नॉट फ्री टू मूव। तो हमने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड रहते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन उसमें रहता ही है। दे आर रेस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव, ठीक है। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत टकराते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है जब वो लोग मूव करते हैं। पर जनरली जो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आता है वो आपका आता है मूवमेंट पे, ठीक है। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। तो अपने एटम से दूसरे एटम के पास गए, वहाँ पर भी एक न्यूक्लियस है, आगे गए वहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो एक टोटल पॉजिटिव चार्ज हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, वहाँ से वो लोग मूव करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता ही है, ठीक है। हैज़ द करेंट इन डिफरेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज़ अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? तो मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ नोन एज कंडक्टर। तो जो अलाउ करते हैं उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जैसे सिल्वर और कॉपर। और जो, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ मटेरियल दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज कंडक्टर। जैसे हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो सब में होता है। ऐसा कोई नहीं होता जो प्योर कंडक्टर होता है या वो सिर्फ कंडक्टर करता है, नहीं, रेजिस्टेंस तो रहता है, पर जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग
इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है, वो रिलेटिव होता है। अ मटेरियल दैट अलाउज हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज एन इंसुलेटर। तो जो मटेरियल हाई रेजिस्टेंस देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया। अगला में हम लोग कुछ नोट करते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। हमने देखा जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिटार्ड होते हैं, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। तो जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो गुड कंडक्टर होता है। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। तो जिसमें एप्रिशिएबल, ठीक है, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस तो होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई एब्सोल्यूट होता है रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता तो है, पर जो एप्रिशिएबल होता है, जो क्षमता रखता है कि वो रोक पाए करंट को, ठीक है, जितना हमें चाहिए उसको रोक पाए, तो उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। वरना जनरली मेटल्स में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर्ड, ठीक है। तो उसमें फ्लो ऑफ करंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, गिवन कंडीशंस के अनुसार। अ component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor। तो जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगा उसको पुअर कंडक्टर, कंडक्ट नहीं करता है, तो पुअर कंडक्टर या फिर गुड इंसुलेटर है, ठीक है। तो अपोजिट होता है, गुड इंसुलेटर पुअर कंडक्टर और पुअर इंसुलेटर गुड कंडक्टर। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। इंसुलेटर है तो सेम साइज का ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। अब अगला हमारे पास है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। नेम द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, राइट द एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखते हैं द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो पहला ऑन इट्स लेंथ एल, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड तो करता है, पर रिलेशन क्या है। तो अगर हम लोग बात करें तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, तो एल बाई ई हो गया। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा रो हो गया, वेयर रो इज इसको रो पढ़ते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल को क्योंकि एक थर्मल रेजिस्टिविटी भी होती है, इसे हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। अगला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर ए बाय एल। अब आप देखिए आर की एसआई यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो यहाँ पर कैंसिल हुआ, ठीक है। वैसे कैंसिल करके हम लोग जनरली दिखाते नहीं हैं, तो फिर भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, ये हटा, तो ये ओम मीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगला नोट में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अगर एक गिवन मटेरियल तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, एक होता है उसमें रेजिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स और एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो कम रेजिस्टिविटी मतलब उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, अपोजिट होती है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ठीक है। तो वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगला है डज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं येस, द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला हमारे पास है वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एट्सेट्रा। तो जो एलॉयज होते हैं वो जनरली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स, ऐसा। तो एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, toasters etc. because alloys do not oxidize or burn readily at high temperature। तो इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इन्हें हाई टेम्परेचर पे क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। तो जो ये बनते हैं, इनके जो फिलामेंट्स होते हैं और भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हाई टेम्परेचर वो मान लीजिए मेल्ट हो गए,
ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो एलॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, बर्न, ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं करते हैं, ठीक है, पिघलते नहीं हैं, बर्न नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो इसलिए एलॉयज़ का यूज़ होता है। अगला है नेम अ मेटल यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और सेकंड है टू मेटल्स जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो एक मेटल जो फिलामेंट में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, ये टंगस्टन होता है, और टू मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम लोग जनरली पास करते हैं वो हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। वैसे सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम हम लोग यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच करंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो अगर बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 ओम है तो कितना करंट वो ले रहा है 220 वोल्ट बैटरी से, और हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 मीटर। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, यहाँ देखते हैं। गिवन और टू फाइंड ऐसे करके हम लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आर हमारे पास 1200 ओम है, टू फाइंड हमारा करंट है आई। अगला है नाउ वी नो दैट वोल्टेज हमारा V बराबर क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, और I हमारे पास क्या है V बाई आर। तो वोल्टेज क्या हो गया 220 वोल्ट और R हमारा हो गया 1200 ओम। बस हमने क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना, तो 0.18 एम्पियर लेगा, ठीक है। तो हम लोग फिजिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास बल्ब है 1200 ओम और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो 220 वोल्ट है, तो कितना वो बिजली खींचेगा, कितना बिजली लेगा, तो 0.18 एम्पियर, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं। अब अगला हमारे पास वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और इस बार हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस बार देखिए रेजिस्टेंस कम हुआ तो आप देख सकते हैं सेम वोल्टेज के लिए करंट वो ज़्यादा लिया, तो 2.2 एम्पियर, देयरफॉर द करंट ड्रॉन इज 2.2 एम्पियर। तो ये गिवन सील है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम सोर्स। तो सोर्स आपका सेम है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना लिया गया बल्ब से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो बहुत कम, और रेजिस्टेंस कम था, इलेक्ट्रिकल हीटर था शायद, देखते हैं क्या था हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास सेकंड है, हाँ, इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल, तो इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ये ज़्यादा लिया। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी होती है। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक किया। अगली क्लास में हम लोग क्लास 4 कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपने क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 में आगे बढ़ेंगे।